नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 22 है उसका मनरेगा कार्यक्रम आधा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, आधा आज हम पढ़ेंगे। मनरेगा कार्यक्रम का जो देखिए, आज हम मनरेगा कार्यक्रम का जो आधा वीडियो है वो आज बनेगा और आधा वीडियो हमने कल पढ़ लिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था मनरेगा की प्रगति व भूमिका हम पढ़ रहे थे और उसमें एक लाइन हमने पढ़ भी लिया था लास्ट वीडियो में। मनरेगा जो कार्यक्रम है वो एक मांग आधारित कार्यक्रम है, हमने पढ़ लिया था। अब इसमें देखिए, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से जो कार्य हैं वो मुख्यतः किए जाते हैं मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत। एक तो जल संरक्षण की जितनी भी विधियां हैं, जल संरक्षण के जो स्रोत वगैरह हैं उनका पुनरुद्धार किया जाता है ना। जल संरक्षण के जो स्रोत हैं उनका पुनरुद्धार किया जाता है। एक जो वानिकी कार्यक्रम जिसकी हमने बात की थी, वानिकी जो कार्यक्रम है, वानिकी में सामाजिक वानिकी भी होती है और सामाजिक वानिकी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। और मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। तो वानिकी की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। वृक्षारोपण, जो खाली चारागाह वाली जो भूमियाँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें वृक्षारोपण भी मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। भूमि विकास, जो बंजर भूमियाँ होती हैं उन्हें उपजाऊ भूमियों में बदल दिया जाता है मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत। एक बाढ़ नियंत्रण, जिन नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है उनके ऊपर, एक तो उन नदियों के जो तटबंध हैं उनके ऊपर वृक्षारोपण किया जाता है। साथ में ही उन नदियों से नहरें निकाल ली जाती हैं। छोटे छोटे एनीकट जो हैं, जो नदी का पूरा कैचमेंट एरिया होता है, जलग्रहण क्षेत्र जो होता है, उसमें छोटे छोटे डैम बना दिए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं, एनीकट बना दिए जाते हैं, एनीकट, ठीक है ना, जिससे नदी में जो बाढ़ आती हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। तो ये काम भी मुख्यतः मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। कच्ची सड़कों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जो कच्चे मार्ग होते हैं, जो कच्ची सड़कें होती हैं, उनका निर्माण भी मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाने लगा है। तो मुख्यतः आपको अगर ये पूछा जाए कि मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य मुख्यतः किए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। मनरेगा योजना के अंतर्गत सन 2011-12 में, मतलब क्या हुआ, ये एक वित्तीय वर्ष हो गया ना, ये क्या हो गया, एक वित्तीय वर्ष हो गया। 2011-12 में एक वर्ष का जो टाइम पीरियड है वो एक वित्तीय वर्ष हो गया ना। तो इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या, अब जॉब कार्ड मतलब जॉब कार्ड दिया जाता है, जैसे राशन कार्ड होता है ना वैसे ही जॉब कार्ड होता है, रोजगार कार्ड। जॉब का मतलब क्या होता है, रोजगार। रोजगार कार्ड जो है वो गरीब परिवारों को दिया जाता है। अब जॉब कार्ड जो प्राप्त परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है, 12,12,68,914, ठीक है ना, ये है, ठीक है, इतना ध्यान करना है। तथा इस अवधि के दौरान ही श्रम आवेदन करने वाले परिवारों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ी है। रोजगार के लिए आवेदन, श्रम आवेदन का मतलब क्या हुआ, रोजगार के लिए जो आवेदन करने वाले जो परिवार हैं उनकी संख्या लगभग 3 गुना बढ़ी है। रोजगार प्राप्त करने के लिए जो आवेदन करने वाले जो परिवार हैं उनकी संख्या भी 3 गुना बढ़ी है। मनरेगा कार्यक्रम में सन 2014-15, ये भी एक वित्तीय वर्ष हो गया ना, 14-15 क्या हो गया, एक वित्तीय वर्ष हो गया। मनरेगा कार्यक्रम में सन 2014-15 में 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कुल जो मजदूरी है वो 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए मजदूरी के रूप में। सन 2006-7 में, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 6-7, सन
6-7 में मनरेगा की औसत मजदूरी दर, 6-7 में जो मनरेगा की औसत मजदूरी दर है, यहाँ पे ये 0.7 है, यहाँ पे क्या है 0.7, ठीक है ना। सन 2006-07 में मनरेगा की औसत मजदूरी दर 65 रुपये थी। कितनी थी? 65 रुपये। बहुत ही कम थी ना, न्यूनतम थी, जो बढ़कर 2015 में 181 रुपये हो गई। 2015 में कितनी हो गई? 181 रुपये हो गई। तथा राजस्थान में मनरेगा की औसत मजदूरी दर वर्तमान एट प्रेजेंट कितनी है? 192 रुपये। 192 रुपये, ये 92 है, 93 नहीं है, ठीक है ना। कितना है? 192 रुपये। राजस्थान में मनरेगा की औसत मजदूरी दर 192 रुपये है। देखिए इसमें क्या होता है कि राज्य सरकारें इस मजदूरी दर को जो है उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ज़रूर कर दूँ कि मुख्यतः जो मनरेगा की जो मजदूरी, जो श्रम की जो राशि होती है, मजदूरी जो दर होती है, वो मुख्यतः केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपने अभी देखा होगा जो कोविड-19 जो अभी महामारी जो चल रही है, इस दौरान ही केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के दौरान क्या किया है, संपूर्ण देश में मनरेगा जो मजदूरी दर है उसको 202 रुपये कर दिया है। कितना कर दिया? 202 रुपये कर दिया है, 202 रुपये, है ना। संपूर्ण देश में मनरेगा जो मजदूरी दर है वो केंद्र सरकार के द्वारा राहत पैकेज के रूप में कितनी कर दिया गया है। अभी वर्तमान में संपूर्ण देश में मनरेगा दर कितनी है? 202 रुपये। तो मतलब हम यहाँ पे ये चीज़ और मतलब ध्यान कर लें कि अब इस 202 रुपये से कम कोई देश मजदूरी दर नहीं रख सकता। अगर कोई देश और अधिक अपने लोगों को राहत या सहायता देना चाहता है तो इससे बढ़ा करके वो इस दर को कर सकता है। तो 202 रुपये तो केंद्र सरकार देगी उसमें, और जितना बढ़ाया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस रूप में आपको ध्यान करना है। तो वर्तमान में संपूर्ण देश में मनरेगा जो अकुशल मजदूरों की जो दर है, अकुशल जो मजदूरों की दर है वो 202 रुपये होती है। इसमें देखिए एक मैट और होता है, मैट जो मतलब जिसके निर्देशन में सारे मजदूर काम करते हैं, ठीक है ना। तो सारे मजदूर जिसके निर्देशन में काम करते हैं उसकी मजदूरी दर लगभग इन लोगों से 30-40 रुपये ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अकुशल वो कुशल मजदूर श्रेणी में आता है, मैट जो होता है वो कुशल श्रेणी में आता है, जबकि ये मैट कुशल श्रेणी में आता है, जबकि ये लोग जो हैं अकुशल श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान करना है। तो ये 192 रुपये है राजस्थान में, ठीक है ना, ये ध्यान करना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने मनरेगा की जो प्रगति व भूमिका जो है वो पढ़ लिया। अब दूसरा टॉपिक देखिए, ये किताब में तो प्रगति अलग टॉपिक है, भूमिका अलग टॉपिक है, लेकिन हमने उसको कंबाइंड कर दिया, जो सार था वो निकाल लिया। अब यहाँ भी वही चीज़ है, मनरेगा के लक्ष्य व उद्देश्य, मनरेगा के लक्ष्य व उद्देश्य, मनरेगा जो कार्यक्रम है उसके लक्ष्य व उद्देश्य देखिए। अब लक्ष्य भी किताब में अलग दिया हुआ है, उद्देश्य भी अलग दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, लक्ष्य और उद्देश्यों को दोनों को पढ़ा। अब पढ़ने के बाद में लक्ष्य और उद्देश्य दोनों लगभग सेम तरह की बातें यहाँ पे निकल कर के आ रही हैं, तो हमने इसको एक ही टॉपिक के रूप में कंसिडर कर दिया ना। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक प्रकार के लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पे निम्न और लिखना था, ठीक है ना, निम्न प्रकार से हैं। पहला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। अब आपको इस चीज़ का तो पता है ही ना कि मनरेगा कार्यक्रम से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के जो अवसर हैं वो अधिक प्राप्त होने लगे हैं, तो उससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो गई ना, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है। दूसरा देखिए, ग्रामीण गरीबों की आजीविका को सुरक्षित करना। अब ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब परिवार हैं उनकी आजीविका भी सुरक्षित हो गई ना, मतलब उनको कन्फर्म हो गया कि पर डे के हिसाब से हमें इतने पैसे मिलेंगे, और 100 से 150 जो दिन है, कार्य दिवस जो हैं वो बढ़ा करके 100 से 150 कर दिए गए हैं। तो लगभग एक गरीब परिवार को 150 दिन का जो रोजगार है एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाला है। तो उनको अनुमान हो गया ना कि हमारे पास में इतने पैसे पर डे के हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उन लोगों की आजीविका जो है, जीवन यापन का जो स्रोत है वो मनरेगा बन गया ना, तो वो सुरक्षित हो गई, उनकी आजीविका भी सुरक्षित हो गई। तीसरा देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करना। अब इस मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है, पुनर्भरण करना, प्राकृतिक संसाधन में वृद्धि करना। कैसे? अभी हमने बात की है ना कि जो प्राचीन जो
जर्जर जो जलाशय हैं, जल स्रोत हैं, उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिससे जो वर्षा का जल है वो इकट्ठा हो जाएगा। जब वर्षा का जल इकट्ठा हो जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा ना, भौम जल स्तर है उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो अपने आप में क्या हुआ, प्राकृतिक जो संसाधन है, जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, तो उसमें वृद्धि हो जाएगी ना। साथ में देखिए वृक्षारोपण किया जाता है, मनरेगा कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया जाता है। तो वन क्या है, नेचुरल रिसोर्स है ना, प्राकृतिक संसाधन है। तो जब वृक्षारोपण के माध्यम से जब वृक्षों की तादाद बढ़ जाएगी ना, तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन में वृद्धि करना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौथा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। अब उपयोगी परिसंपत्तियों में हम किसको ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब एक तो जैसे कच्ची सड़कें बना दी है ना, तो वो क्या है, परिसंपत्तियां हैं। प्राथमिक जो चिकित्सालय है ना, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसका निर्माण भी मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा सकता है, ठीक है ना, लेबर के रूप में वहाँ पे श्रमदान करके। जो जलाशय हैं, जो बावड़ियाँ हैं, है ना, जलाशय जो प्राचीन बहुत ही जर्जर अवस्था में है, उनका पुनरुद्धार करके वो भी परिसंपत्तियों के रूप में तब्दील किए जा सकते हैं। साथ में जो एनीकट हैं, बांध हैं, नदियों के ऊपर बना करके वृक्षारोपण करके, तो ये सब क्या है, परिसंपत्तियां हैं, तो उनका निर्माण भी इसमें किया जाता है। ग्रामीण गरीबों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। आपने देखा होगा कि जब प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटल इनकम बढ़ती है ना, प्रति व्यक्ति की जो आय बढ़ती है, उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। तो आपने देखा होगा प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आय का बढ़ना है ना। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी तो देश की राष्ट्रीय आय भी क्या होगी, ग्रोथ करेगी ना। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि जब ग्रामीण जो परिवेश के जो गरीब लोग हैं उनकी आय बढ़ेगी, तो उनकी आय बढ़ने का मतलब है सीधा सीधा क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो ये भी आपको ध्यान करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अब आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा है लास्ट इस मनरेगा कार्यक्रम में, हमने एक चीज़ और कंसीडर की थी कि जो मनरेगा कार्यक्रम में है उसमें महिलाओं की जो उपस्थिति है श्रमिकों के रूप में वो 33% है ना, कितनी है, 33%, 33% है। 33% जो 33% जो उपस्थिति है, अनिवार्यता है, महिला श्रमिकों के रूप में रखी गई है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना पड़ता है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा इससे। आपने देखा होगा जॉब कार्ड एक महिला के नाम से भी इसमें मुख्यतः होता है, ठीक है ना। तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी इससे बढ़ावा मिलेगा उनको भी। निम्न स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। जो निम्न स्तर की लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको भी इससे मजबूती प्राप्त हुई है, जैसे ग्राम पंचायत। अब सारा जो काम होता है, एक गांव के जो लोग होते हैं मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत सारे वो ग्राम पंचायत के अधीन ही कार्य की मांग करते हैं, आवेदन करते हैं, कार्य के लिए, श्रम के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है ना। रोजगार भत्ता भी ग्राम पंचायत के माध्यम से उन लोगों को मिलता है। साथ में ही जितना भी जो वर्क होता है, जो काम होता है वो उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही होता है, उस गांव में ही होगा पूरा काम। तो गांव का विकास भी हो रहा है, साथ में ग्राम पंचायत जो है लोकतांत्रिक स्तर वो भी ग्राम पंचायत है वो भी मजबूत होगी ना। तो ये भी एक मुख्य हो गया। मांग आधारित गारंटी युक्त अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध करवाना। हमने शुरू में जो प्रगति और भूमिका जो टॉपिक पढ़ा हमने, तो उसमें हमने पहली लाइन यही तो पढ़ी है, जो मनरेगा कार्यक्रम है वो मांग आधारित गारंटी युक्त कार्यक्रम हो गया ना। तो इसमें अकुशल जो श्रमिक हैं जिनमें ज़्यादा स्किल्स डेवलप नहीं होते, नॉर्मल सीधे साधे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लोग, ये है ना, तो आराम से वो शारीरिक श्रम कर लेते हैं। तो उनको शारीरिक जो श्रम है, क्योंकि आपको पता है कि हर फील्ड में आपके पास में अच्छा नॉलेज होगा तभी तो आप जाकर क्या करेंगे। अलग अलग फील्ड में जाने के लिए आपको अच्छी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो अकुशल श्रेणी के जो श्रमिक होते हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इनमें विशेष प्रकार की स्किल्स जो बुद्धिमत्ता होती है वो डेवलप नहीं होती है इन लोगों की। मतलब नॉर्मल सामान्य से ये नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उसके आधार पर ही ये शारीरिक श्रम आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा मनरेगा कार्यक्रम में ऐसे ऐसे जो काम हैं उनको रखा गया है जिनमें ज़्यादा
मानसिक स्तर का होना जरूरी नहीं है, बहुत ही सामान्य सा प्रकार का काम होता है। सामान्य से प्रकार के कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो भी उन कामों को आसानी से अच्छे से कर लेते हैं। तो अकुशल श्रमिकों को शारीरिक श्रम यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। गरीबों की आजीविका संसाधनों को मजबूत करना, गरीबों की आजीविका के जो संसाधन हैं उनको इससे मजबूती प्राप्त हुई है। साथ में ही सक्रिय सामाजिक समाज, देखिए सक्रिय सामाजिक समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, जो सक्रिय सामाजिक समावेशी जो विकास है, यहाँ पे ये विकास लिखा हुआ है, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। और सामाजिक रूप से जब सभी लोग इस प्रकार से मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत काम करेंगे तो उनसे क्या होगा, समावेशी विकास होगा ना, समाज का मतलब समान रूप से विकास हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे हम मेजर टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, मनरेगा से होने वाले प्रभावकारी परिवर्तन। मतलब इस मनरेगा कार्यक्रम के केंद्र सरकार के द्वारा जैसे ही मनरेगा कार्यक्रम को एक विस्तृत स्तर पर चलाया गया तो इससे बहुत सारी परिवर्तन समाज में देखने को मिले, गाँव में देखने को मिले, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वर्तमान समय में किस दिशा की ओर ये मनरेगा कार्यक्रम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की गई हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। मनरेगा से होने वाले प्रभावकारी परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन इस मनरेगा कार्यक्रम के दौरान हुए हैं। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए विश्व का एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर लिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है ना। रोजगार उपलब्ध करवा दिया है, ग्रामीण लोगों की जो निर्धनता है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, निर्धनता लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निर्धनता, जो गरीबी है, ग्रामीण लोगों की निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। तथा मनरेगा बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इससे क्या होगा, मनरेगा कार्यक्रम ने जो बेरोजगारी है, अक्सर लोग आपने सुना होगा, अच्छे खासे जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो भी अक्सर आपको ये कहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाएंगे कि क्या करें, कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, कम पढ़े लिखे हैं, या फिर हो सकता है कि उन्हें एक विशेष प्रकार का जो फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, उसमें उन लोगों के पास में कोई विशेष नॉलेज या ज्ञान नहीं होता है, तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग अक्सर क्या कहते हैं कि क्या करें, कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी इस मनरेगा कार्यक्रम के दौरान जो है काम उपलब्ध करवाया जाता है, और जिससे बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये बन जाता है अपने आप में। यहाँ पे देखिए डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, ये नाथन, ये नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, स्वामीनाथन आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति जो है वो इनके सहयोग से तो भारत में आई थी ना। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने मनरेगा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि, अब देखिए मनरेगा जो कार्यक्रम है उसके बारे में डॉक्टर स्वामीनाथन ने क्या कहा है, उनके शब्दों का हम देखते हैं, उनके विचार क्या हैं। कहा है कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार सर्जन का मतलब होता है रोजगार के विकल्प जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, रोजगार सर्जन की संभावनाएं कम हो गई हैं। ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है डॉक्टर स्वामीनाथन का। कृषि के क्षेत्र में रोजगार सर्जन की संभावनाएं कम हो गई हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जो कृषि है वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है। साथ में ही भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है तो कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में जो रोजगार सर्जन की जो संभावनाएं हैं जितनी हो सकती थी उतनी तो हो गई हैं, लेकिन अब और ज़्यादा संभावनाएं रोजगार कृषि से प्राप्त हो जाए लोगों को, ऐसा नहीं लगता है। अतः सरकार को गैर कृषि क्षेत्रों के विकास की ओर, गैर कृषि जो क्षेत्र हैं, अन्य जो फील्ड हैं, कृषि के अलावा जो अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे औद्योगिक इकाइयाँ हैं, है ना, तो ऐसे जो अन्य जो गैर कृषि जो क्षेत्र हैं उनके विकास की ओर ध्यान देते हुए कुशल जो ट्रेंड श्रमिक होते हैं, है ना, कुशल श्रमिकों को वहाँ नियोजित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। जो ट्रेंड श्रमिक जो होते हैं वहाँ नियोजित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। कहने का मतलब स्वामीनाथन का कहीं ना कहीं एक इशारा इस ओर भी है कि जो बिल्कुल जो परफेक्ट जो श्रमिक हैं,
जो काम करने में दक्षता रखते हैं, अच्छा काम जानते हैं, अच्छे पढ़े लिखे जो वर्कर्स हैं, उनको भी ऐसे फील्ड की ओर, मतलब जो औद्योगिक इकाइयां हैं कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो उनको वहाँ से हटा करके जो औद्योगिक इकाइयां हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक लेवल वाले जो लोग होते हैं, उनको उस क्षेत्र की ओर लगाया जाना चाहिए, ताकि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जो कृषि क्षेत्र हैं उनमें रोज़गार की कमी ना हो। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ से निकल करके ही आता है। अब देखिए मनरेगा के मुख्य पहलू क्या क्या हैं। मनरेगा जो कार्यक्रम है उसके मुख्य पहलू क्या क्या हैं। योजना की गतिविधियों की मात्रा को विस्तृत करके सार्थक बनाया जाए। योजना की गतिविधियों की जो मात्रा है उसको विस्तृत करके सार्थक बनाया जाए। जो भी मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्य हैं जिन्हें समाहित किया गया है उनको और अधिक विस्तृत किया जाए और उनको सार्थक बनाया जाए। मजदूरी के भुगतान में विलंब को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि प्रणाली को लागू किया जाए। मतलब काम करते ही पर डे के हिसाब से मान लीजिए या मंथली मान लीजिए, है ना, या साप्ताहिक मान लीजिए, ठीक है ना, तो काम का जो भुगतान है वो मजदूर के अकाउंट में चला जाए, इस प्रकार की सुविधा भी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है ना, मजदूरी के भुगतान में विलंब को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि प्रणाली को लागू किया जाए, ताकि मजदूरी जो है वो श्रमिक को तुरंत प्रभाव से मिल जाए। ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को भी काम में लिया जाए मजदूरी देने के लिए, भुगतान करने के लिए। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, आपको पता है कि जैसे हमारे राजस्थान में 185 सूखा प्रभावित क्षेत्र, पूरे देश में 185 सूखा प्रभावित क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। पूरे देश में 185 सूखा प्रभावित क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। अब उन क्षेत्रों में 100 दिनों से जो कार्य दिवस हैं उनकी संख्या कितनी है, 100 दिन है। 100 दिनों से बढ़ा करके अतिरिक्त कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ावा दिया जाए। तो आपको पता ही है कि ये जो पहलू हैं उनको इस और ये बहुत ही पहले के स्टेटमेंट हैं। तो आपको पता है वर्तमान समय में तो जो कार्य दिवस हैं, एक वित्तीय वर्ष में जो कार्य दिवसों की संख्या है वो 100 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 150 कर दी गई ना, 150 कर दी गई। तो यहाँ पे तो ये फैक्ट बनता ही नहीं है, ये तो पहले से ही कन्फर्म हो गया ना। मनरेगा कार्यक्रम में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग व नगद लाभ योजना को लागू किया जाए। मनरेगा कार्यक्रम में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि इसमें भ्रष्टाचार भी दिखाई देता है ना। जैसे ठेकेदारी जो प्रथा है उसके ऊपर काम करवा लिया जाता है और कई फर्जी नामों से मतलब जो पेमेंट होता है वो श्रमिकों के अकाउंट में डाला गया, इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है, जबकि वास्तव में वो श्रमिक ही नहीं होती। तो इस प्रकार के जो काफ़ी सारे जो भ्रष्टाचार इसमें दिखाई देता है, तो इसको कम करने के लिए एक तो आधार कार्ड का प्रयोग किया जाए, ताकि जो कन्फर्म वास्तव में काम किया गया हो और काम करने के बाद में जिस श्रमिक ने काम किया उसी को पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है। एक नगद लाभ योजना, नगद लाभ के रूप में उसको पेमेंट दिया जाए। तो इस प्रकार की योजनाएं भी इसमें लागू की जाएं। ठीक है ना, ये सुझाव हो गए एक तरह से। मनरेगा कार्यक्रम को स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा जाए। मनरेगा कार्यक्रम जो है इसको स्वच्छता अभियान, आपने देखा होगा कि स्वच्छता अभियान जो नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया है, स्वच्छता अभियान है ना, तो स्वच्छता अभियान को भी मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ दिया जाए, ताकि भारत को और अधिक स्वच्छ हम बना सकें। इस कार्यक्रम के दौरान मनरेगा कार्यक्रम में देय मजदूरी को कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जोड़ा जाए। मनरेगा कार्यक्रम में जो मजदूरी श्रमिकों को दी जाती है, देय मजदूरी का मतलब क्या हुआ, दे जाने वाली जो मजदूरी है जो श्रमिकों को दी जाती है उसे कंप्यूटरकृत जो प्रणाली है उससे जोड़ा जाए। मतलब प्रत्येक श्रमिक का उसमें पूरा बायोडाटा होना चाहिए, ताकि जिस श्रमिक ने काम किया उसी श्रमिक को पैसा मिल सके। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होने का डर जो है वो नहीं रहेगा। तो ये भी एक अच्छा काम है। मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण, जिसको हम बार बार कह रहे हैं सोशल ऑडिट, है ना, सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली को लागू किया जाए। मतलब इसमें सामाजिक अंकेक्षण का मतलब ये होता है कि इसमें स्टेप दर स्टेप क्या होता है कि अलग अलग अधिकारी होते हैं, ऊपर से नीचे तक कार्मिक रूप से अलग अलग लेवल पर अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं
उनको भी कार्यस्थल तक पहुंचना चाहिए। कार्यस्थल के ऊपर उनके द्वारा भी जांच वगैरह की जानी चाहिए कि वास्तव में प्रॉपर तरीके से ऊपर से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कार्यक्षेत्र में श्रमिकों को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, काम करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है, या वैसे ही भुगतान कागजों में ही दिखवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से सोशल ऑडिट जो है सामाजिक अंकेक्षण को भी लागू किया जाए। सामाजिक, आपको ध्यान होगा कि सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली के द्वारा जब जांच की गई तो भीलवाड़ा जिला ऐसा जिला रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इस मनरेगा कार्यक्रम के दौरान देखी गई है, ठीक है ना। तो उसी समय से ये सामाजिक अंकेक्षण जो प्रणाली है इसको भी लागू किया गया है। मनरेगा में देय मजदूरी को नगद लाभ अंतरण स्कीम से जोड़ा जाए। एक तो नगद लाभ के रूप में, साथ में ही अंतरण स्कीम क्या होती है, अंतरण स्कीम होती है जैसे उनकी डायरेक्ट उनके खाते में भेज दिया जाए। जो श्रमिक होता है उसका बाकायदा अकाउंट खुलवाया जाए और अकाउंट में ही उस श्रमिक की जो मजदूरी जो राशि है वो उसके अकाउंट में चली जाए, तो अंतरण स्कीम से जोड़ा जाए। इस प्रकार की सुविधा भी होनी चाहिए। अब देखिए लास्ट जो लाइनें हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये टॉपिक हम कल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी प्रश्न काफ़ी बार आते हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि सभी प्रकार के जो संसाधन हैं जैसे जल है ना, मृदा है और अन्य प्रकार के जो संसाधन हैं, वन है, अन्य प्रकार के बहुत सारे जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग वर्तमान जो पीढ़ियाँ हैं, वर्तमान जो जनरेशन है, प्रेजेंट जो जनरेशन है, वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा उस हिसाब से किया जाए उन संसाधनों का उपयोग, ताकि भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, फ्यूचर जो जनरेशन जो आने वाली है उसके विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि सभी संसाधन वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा समाप्त कर दिए जाएं और आने वाली पीढ़ियों का विकास ही न हो पाए। तो इस प्रकार की जो सुविधा होगी वो सारी चीज़ें हम सतत पोषणीय विकास में हम पढ़ने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। सतत पोषणीय जो विकास है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम जो प्रथम बार प्रयोग जो है सतत विकास शब्द का, ये सतत विकास शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1987 में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1987 में जो बर्टलैंड कमीशन जो रिपोर्ट है, बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया सबसे पहले इस शब्द को। तो हम आगे के जो वीडियो कल जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये 2 रोज़ में हमने एक तो टेस्ट दिया है, साथ में ही टेस्ट का जो उसके आंसर थे वो हमने कर लिए। तो 2 रोज़, ये 16 तारीख को ये कंप्लीट लेसन हो जाता, लेकिन हमने ये टेस्ट दिया है, साथ में ही जो क्लास टेस्ट लिया उसमें, और ये उसके आंसर जो थे 2 वीडियो ये एक्स्ट्रा बन गए हैं। तो अब ये 18 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई निश्चिंत रहें आप। उसके बाद में हम 22वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लेंगे 21वां लेसन लेंगे। तो 21वें लेसन का जो PDF है वो 1-2 रोज़ में मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। और साथ में ही देखिए काफ़ी सब बच्चों ने, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनमें तो ओवरऑल सब बच्चों ने अच्छा काम किया है। बस थोड़ा सा क्या है, धैर्य रखें। आपको सभी बच्चों को जितना आपने किया है बहुत ही अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कमी रखी है, कमी नहीं रखी है, लेकिन बार बार जो है वो कहते हैं ना कि एक तो सीधे हाथ से झापट लगाई जाए और एक उल्टे हाथ से लगाई जाए, तो अंतर तो आ गया ना। तो एक तो नॉलेज को सॉफ्ट तरीके से एग्जामिनर के दिमाग में उतारा जाए, और या फिर हम नॉलेज को सॉफ्ट तरीके से एग्जामिनर के दिमाग में उतारा जाए। देखिए कई बच्चों की जो लेख जो है, हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी सी वीक है, तो वो बच्चे भी धैर्य बनाए रखें। क्योंकि क्या होता है कि बस जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो बस उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी वो लिखते हैं वो सामने वाला समझ जाए। बस इतना वो ध्यान रखें कि सामने वाला आपकी राइटिंग को अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से समझ जाए, उसमें भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों का लेख अच्छा है उनके पास में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ना, उनके पास में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो गॉड गिफ्टेड बच्चे हो गए ना वो तो, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें और बिल्कुल इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें
और दूसरी बात, ये तो फर्स्ट प्रयास था आपका, फर्स्ट प्रयास में भी कुछ बच्चों ने तो दी बेस्ट दिया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रयास में कुछ बच्चों ने दी बेस्ट दिया है। जब बार बार आप टेस्ट देंगे, एक बार पूरी किताब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर बार बार आप टेस्ट देंगे, उन चीज़ों को बार बार वो दिमाग से गुजरेंगी ना, तो वो बिल्कुल शार्प हो जाएंगी, है ना। जब वो बार बार वो चीज़ें आपके दिमाग से गुजरेंगी, बार बार आप रिवाइज करोगे, तो बिल्कुल छप जाएंगी वो चीज़ें, है ना। और लास्ट तक जाते जाते तो आप ऐसे शानदार तरीके से लिखना आपको आ जाएगा। तो आप प्लीज़ धैर्य रखिए, आप पैसेंस बनाए रखें, इसमें नो डाउट आप में क्वालिटी है, और क्वालिटी छुपती नहीं है, ठीक है ना। क्वालिटी छुपती नहीं है, वो तो बिल्कुल सामने आती है, ठीक है। तो आप पैसेंस बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।